हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हमने निशुल्क शिक्षा की शुरुआत की और एक क्रमबद्ध तरीके से हमने पहले 10वीं यूनिट को, फिर छठी यूनिट को और फिर पहली यूनिट को हमने पढ़ा। अब हम हर सैटरडे संडे छठी और 10वीं यूनिट के टेस्ट रखते हैं और एमसीक्यू सीरीज हमने एक लॉन्च की है जिसमें हम पहली यूनिट के जो नए टॉपिक है उन्हें कवर कर रहे हैं। आज से हम भगवान श्री गणेश का नाम लेकर एक और विशेष यूनिट शुरू करने वाले हैं और वो विशेष यूनिट है मध्य प्रदेश का इतिहास, जो मध्य प्रदेश के सिलेबस में या आयोग द्वारा जारी सिलेबस में दूसरी यूनिट है। उसे अब हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने वाले हैं। रियासतें हम पढ़ ही चुके हैं, वो क्रम में चल ही रही है, उनको भी कंटिन्यू कर दिया जाएगा। उसके साथ जो मध्य प्रदेश का इतिहास है, मध्य प्रदेश की कला संस्कृति है, उसे आज से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। आप सभी का विशेष रूप से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं कि सिलेबस में क्या लिखा हुआ है। जो यूनिट 2 आपके सिलेबस में दी गई है, उस यूनिट 2 में सिलेबस में क्या क्या है? मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश की संस्कृति और मध्य प्रदेश का साहित्य, तीन महत्वपूर्ण चीजें हमें सिलेबस में पूछी गई हैं। क्या क्या? मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश की संस्कृति और मध्य प्रदेश का साहित्य, और तीनों बराबर महत्व रखते हैं। तीनों को हम बराबर महत्व देते हुए पढ़ेंगे। अगर अंदर देखें तो मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं और राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, इन दोनों को हम साथ में मिलाते हैं। मध्य प्रदेश के राजवंश हम एक अलग ही सीरीज में पढ़ ही रहे हैं, जिसमें हम पहले प्राचीन काल के, फिर मध्य काल के और फिर आधुनिक काल के जो राजवंश रहे उनको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। हमारे इसी चैनल पर मनोज सर आपको वो राजवंश की सीरीज जो है कंटिन्यू करेंगे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन इस टॉपिक से। मतलब पहला जो पॉइंट है वो मनोज सर द्वारा पढ़ाया जाएगा, यहां से मैं पढ़ाने वाला हूं स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। और आज से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। हमारी जो मूल विशेषता है क्रमबद्ध तरीके से चलना, हम उसी क्रमबद्ध तरीके से चलते हुए एक एक टॉपिक को उठाने वाले हैं। अब हम पहले समझ लेते हैं कि हमें इस टॉपिक में मूलभूत रूप से क्या चाहिए या क्या पढ़ना है। देखिए, अगर स्वतंत्रता आंदोलन की बात की जाए तो स्वतंत्रता आंदोलन किसे कहते हैं? स्वतंत्रता आंदोलन जब से भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ और उसके बाद धीरे धीरे उसने अलग अलग तरीके से जो प्रयास करना शुरू किए, जिनसे वो अंग्रेजों से अपने आप को स्वतंत्र कर सके, आजाद कर सके, उसी को स्वतंत्रता आंदोलन कहते हैं। तो जैसा भारत ने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण काम किया, वैसा ही मध्य प्रदेश, क्योंकि उसके मध्य का, हृदय का देश था, हृदय का हिस्सा था, उसने और बढ़ चढ़कर अनेक काम किए। अब यहां मुझे थोड़ा सा खेद है, यहां जो मेरी आंतरिक समस्या मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। आज तक मध्य प्रदेश की किसी भी ना तो कोचिंग क्लास में या ना किसी नोट्स में उस रूप में, जिस रूप में हम भारत के इतिहास को पढ़ते हैं, उस रूप में मध्य प्रदेश के इतिहास को पढ़ाया ही नहीं जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन में अगर हम भारत के इतिहास में ये पढ़ते हैं कि कौन कौन से न्यूज़पेपर्स, कौन कौन सी किताबों ने योगदान दिया, कौन कौन सी संस्थाओं ने योगदान दिया, कौन कौन से लोगों ने योगदान दिया, तो क्योंकि हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो वहां इसी क्रम में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को पढ़ते हैं, तो वहां आपको ल्यूसेंट की किताब में भी अगर आप देखेंगे तो आपको अल हिलाल, गुब्बारे खातिर, ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर, पत्रिका या स्त्रोत मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं इसे कहूं, स्त्रोत मिल जाएंगे कि हमें इस इतिहास की जानकारी कहां से मिलती है, तो उसे स्त्रोत कहते हैं। और उन स्त्रोतों में हम बहुत सारे पत्र पढ़ते हैं, पत्रिकाएं पढ़ते हैं, बहुत सारे अभिलेख देखते हैं, उसके बाद बहुत सारे बुकें या किताबों के नाम, उनके लेखकों के नाम या उनमें बताई गई जानकारियों को पढ़ते हैं। उसके बाद भारत के इतिहास में हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं कि भारत में अंग्रेजों ने कौन से क्षेत्र पर कब कब्जा किया, तो मध्य प्रदेश में भी तो ऐसा ही पढ़ा जाना चाहिए। फिर कौन कौन से हमारे संघर्ष हुए अंग्रेजों के साथ में, फिर हम अलग अलग क्रांतिकारी के बारे में पढ़ते हैं
और फिर जाकर के हम स्वतंत्र होने के लिए जो प्रयास हैं उन पर आते हैं। तो हम क्योंकि मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ते हैं तो हमें भी इसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मध्य प्रदेश के लोग अनपढ़ थे, वहां पत्र पत्रिकाएं नहीं छपी, वहां कोई स्रोत अवेलेबल नहीं है जिससे हमें जानकारी मिले कि मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान था। ऐसा तो है नहीं कि मध्य प्रदेश के लोगों ने कोई न्यूज़पेपर नहीं लिखे होंगे, कोई अभिलेख यहां से प्राप्त नहीं हुए होंगे, पत्र पत्रिका नहीं मिले होंगे, कोई किताबें नहीं लिखी गई स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, हमारा कोई महत्व नहीं रहा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारे वो पढ़ने से वंचित है, हमने उसे अभी तक पढ़ा नहीं है। तो आज इस लेक्चर में आपको मैं सबसे पहला पॉइंट कि मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन में जो योगदान है उसको किन किन स्रोतों से पढ़ा जाना चाहिए या किन किन स्रोतों से उसकी जानकारी मिलती है, इस संदर्भ में बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं, किताबें और बाकी सारी जानकारियां देने वाला हूं। आपको बहुत स्पेशल लगेगा क्योंकि ये बहुत सारी चीजें हम छोड़ देते हैं और फिर कहीं से किताब पूछ ली जाती है और उसका नाम होता है मालवा का 1857 की क्रांति में योगदान, और फिर हमारे परखच्चे उड़ते हैं कि ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। अरे भाई, आपने ढंग अच्छे से उस पर ध्यान नहीं दिया कि हम जब मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ते तो मालवा रीजन ने क्या किया, जबलपुर रीजन ने क्या किया, महाकौशल ने क्या किया, बुंदेलखंड ने क्या किया, सब हमें पढ़ना पड़ता है। तो वही उसी को एक सीरीज के रूप में हम पढ़ेंगे, क्योंकि मेरी आदत है बिना डीप में जाए मैं बातें नहीं करता हूं। फौरे तौर पर ऊपरी ऊपरी तरह की पढ़ाई हम नहीं करते भैया, हम तो एमपीपीएससी के लेवल की पढ़ाई करते हैं जिसमें एमपीपीएससी के लेवल का पूछा जा सकता है। चलिए अब इसकी बहुत सारी बातें ना करते हुए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के स्रोत। तो आज हमारा जो पहला फोकस इस पूरे वीडियो में फोकस रहेगा वो केवल स्रोतों पर फोकस रहेगा कि कौन कौन सी किताबें, पत्र पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हर न्यूज़पेपर, हर पत्र पत्रिका हमारे से पूछी जा सकती है। भाई अगर हम इंडिया का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ते थे तो वहां हम जवाहरलाल नेहरू की द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब रट कर जाते थे कि किसने लिखी है, और वहां बहुत सारे नारे रट कर जाते थे, बहुत सारे कोटेशंस हम याद करते थे। तो मध्य प्रदेश में भी हमें ऐसी चीजें पढ़नी पड़ेगी और वो स्रोतों के अंदर आएगा। बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं, किताबों के नाम, न्यूज़पेपर्स, बहुत सारे अभिलेख, साक्ष्य, जो चीजें मिली वो सब यहीं से हम पढ़ेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे मध्य प्रदेश का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ एक चित्र चिपकाया गया है जिसमें मध्य प्रदेश के किसी एक स्टूडेंट ने इस चित्र को बनाया था जब आंदोलन की लड़ाई चल रही थी, तो इसलिए मुझे ये अच्छा लगा, मैंने यहाँ डाला है। किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास उस राष्ट्र की अमूल्य धरोहर होता है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन मैं अभी फैक्चुअल पे जाने से पहले आपके दिमाग को तैयार कर दूं कि अब हम पढ़ने क्या वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में लोगों ने कौन कौन से पत्र पत्रिका छाप करके मध्य प्रदेश को स्वतंत्रता के लिए तैयार किया, लोगों को कैसे प्रेरित किया स्वतंत्रता आंदोलन के लिए। पहले पॉइंट उस पर जाएंगे। फिर मध्य प्रदेश के कौन कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने कौन कौन सी किताबें लिखी उस पर जाएंगे। फिर हम जाएंगे कि इसके अभिलेख हमें कहां कहां प्राप्त होते हैं। इसे क्रमबद्ध तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रीय आंदोलन में राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास उस राष्ट्र के लिए अमूल्य धरोहर होता है। राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाएं, उससे जुड़े हुए देशभक्तों का बलिदान, स्मारक और साहित्य आदि उस देश के लोगों के लिए प्रेरणा का कार्य करते हैं। इसके साथ ही इन स्रोतों को राष्ट्रीय भावना में भी जीवंतता प्रदान करती है या वो उसे जीवित रखने का काम करती है। अब चलिए फैक्चुअल फॉर्म में आते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है कि जो स्रोत हैं उन्हें हम दो भागों में बांट लें। मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संघर्ष में से संबंधित तथ्यों के दो प्रमुख स्रोत हमें प्राप्त होते हैं, और वो जो दो स्रोत हैं उन्हें हम प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत कह देते हैं। प्राथमिक स्रोत क्या होंगे? वे स्रोत जो कि सीधे तौर पर किसी स्वतंत्रता की या किसी स्वतंत्रता सेनानी की बात करते हैं, वे सब प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं। और इसमें क्या क्या आते हैं? वे सभी पत्र, वे सभी अभिलेख या वो सभी न्याय निर्णय या किसी जेल के साक्ष्य, तो वो सब जो चीजें हैं वो प्राथमिक स्रोत कहलाता है। जबकि द्वितीयक स्रोत क्या कहलाते हैं? वे जिनसे सीधे तौर पर स्वतंत्रता की कोई बात नहीं, लेकिन उनमें स्वतंत्रता आंदोलनों के विषय की घटनाएं, उनको आधार प्रदान करने वाली बातें जो हैं वो आती हैं। तो यहां हम गजट पढ़ते हैं, यहां हम
बुक पढ़ते हैं, बहुत सारे जो लेखकों ने लिखी हुई है या मध्य प्रदेश के लेखकों या मध्य प्रदेश के इतिहास से संदर्भित जो बुक हैं, किताबें, उनको हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, हमें मध्य प्रदेश के इतिहास के अगर स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी चाहिए तो हमें सबसे पहले कहां जाना पड़ेगा? राष्ट्रीय अभिलेखागार जाना पड़ेगा। राष्ट्रीय अभिलेखागार स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित रिकॉर्डों का एक अध्ययन करने का प्रमुख अभिलेखागार है और ये कहां पर है? नई दिल्ली में। खैर ये हमारे काम का नहीं, लेकिन हम पहले मध्य प्रदेश पे आए, उससे पहले मध्य प्रदेश की बहुत सारी चीजें राष्ट्रीय स्तर पर संभाल कर रखी गई हैं, तो वो हमें यहां से पढ़नी होती है। तो यहां से हमें एक फैक्ट काम का है कि राष्ट्रीय अभिलेखागार कहां पर है? नई दिल्ली में। ये पॉइंट याद कर लो। फिर प्रांतीय लेखागार भी होता है, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में पूरे भारत को अलग अलग प्रांतों में बांट रखा था, तो प्रांतीय अभिलेखागार। तो मध्य प्रदेश का प्रांतीय अभिलेखागार कहां पर है? भोपाल में है। तो उससे ज्यादा रिलेटेड चीजें यहां रखी गई, तो ये भी याद रख लो कि मध्य प्रदेश का प्रांतीय अभिलेखागार कहां पर है? भोपाल में है। सेंट्रल रिकॉर्ड रूम, ये नागपुर में। ये क्वेश्चन हर व्यक्ति गलत करेगा। अभी किसी कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया कि मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता से संबंधित रिकॉर्ड्स की उपलब्धता सेंट्रल रिकॉर्ड रूम में है, जो कहां पर है? अब यहां कोई भी व्यक्ति नागपुर आंसर नहीं करने वाला है, तो याद रखना सेंट्रल रिकॉर्ड रूम नागपुर। यह पुराने सचिवालय भवन नागपुर में स्थित है और यह 1756 से लेकर 1956 जब तक मध्य प्रदेश बना तक के सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश भोपाल के सारे रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। ध्यान से सुनिए, देखिए जब भी अंग्रेजों ने मध्य प्रदेश पर शासन किया तो उनकी सरकार ने जो जो आदेश पारित किए, जो जो लेटर, जो जो कानून बनाए, जो जो नियम बनाए, जो जो आदेश निर्देश जारी किए, वो सब जो सरकारी डॉक्यूमेंट थे अंग्रेजों द्वारा पैदा किए गए, वो सब सेंट्रल रिकॉर्ड रूम नागपुर में है। और याद रखना सेंट्रल रिकॉर्ड रूम कहां है? नागपुर में। अगर आपसे इसको घुमाकर पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश के प्रशासन से संबंधित स्वतंत्रता आंदोलन के साक्ष्य कहां पर हैं, तो वो सेंट्रल रिकॉर्ड रूम नागपुर में है। और सेंट्रल रिकॉर्ड रूम नागपुर में ही 1756 से लेकर 1956 तक के सभी प्रशासनिक आदेश, निर्देश, नियम, अधिनियम की कॉपी संभाल कर रखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या चीज मिलेगी? महाकौशल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी पेपर्स। देखो हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन रहा उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया कांग्रेस नाम की जो एक संस्था बनाई गई थी आजादी के लिए या आजादी दिलाने के लिए, उसने उसका एक जो ऑफिस था या प्रांत था, उसकी एक ब्रांच जो थी वो मध्य प्रदेश में थी, जिसका नाम था महाकौशल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी। इसने बहुत सारे अलग अलग पेपर्स जारी किए। यह नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी नई दिल्ली में स्थित है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अब यहां अधिकतर लोग गलत करते हैं, महाकौशल कांग्रेस पेपर कमेटी या महाकौशल प्रांतीय कांग्रेस पेपर्स कहां रखे गए हैं, तो वो नई दिल्ली का जो नेहरू मेमोरियल है वहां सुरक्षित रखे गए हैं। यहां 1920 से लेकर 1946 तक के महाकौशल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा जो दस्तावेज लिखे गए, जो आदेश बनाए गए, निर्देश बनाए गए, उन सबको सजा करके उनको व्यवस्थित रूप से संभाल कर रखा गया है। होलकर स्टेट, ये एक बहुत अच्छा वंश रहा जिसने आजादी में जो है बहुत सारी प्रकार की अलग अलग भूमिकाएं निभाई। होलकर स्टेट इंदौर रिकॉर्ड्स, इंदौर स्टेट रिकॉर्ड भोपाल। अब ये ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। जो होलकर वंश है उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वहां पर भी अंग्रेजों के शासनकाल में बहुत सारे आदेश निर्देश जारी किए गए। तो होलकर स्टेट इंदौर रिकॉर्ड्स इंदौर, ये पॉइंट्स को हटाइए। स्टेट रिकॉर्ड भोपाल में और इंदौर का जो रीजनल ऑफिस है, यहां दो स्थानों पर होलकर वंश से संबंधित जितने भी आदेश निर्देश ब्रिटिश सरकार द्वारा या होलकर वंश के राजा महाराजा द्वारा या वहां के जो बड़े बड़े अधिकारी थे उनके द्वारा जो भी आदेश निर्देश पारित किए गए, वे सब कहां पर हैं? वे सब जिनको जो 1858 से 1948 तक कैबिनेट ऑफिस काउंसिल ऑफ रेसिडेंसी प्राइम मिनिस्टर या उस समय जो यहां पर जो शासक होता था अंग्रेजों के द्वारा, उसके द्वारा जो आदेश जारी किए गए वो सब संभाल करके रखे हुए हैं दो स्थानों पर। कहां पर? इंदौर में और भोपाल में। ये पॉइंट याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी, यह लंदन में है। कहां है? इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी। क्या है ये भैया? नई चीज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी
यह लंदन में है। कहां पर है? लंदन में। अब आपको जो मैं चीज बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हमारे यहां जब अंग्रेजों ने शासन किया तो अंग्रेज जो शासन करते थे वो ब्रिटेन से करते थे। उनका हमारे यहाँ शासन को इंप्लीमेंट करने के लिए एक उन्होंने बॉडी बना रखी थी जिसमें गवर्नर की परिषद होती थी, और ब्रिटेन में बैठता था भारत का सचिव या भारत सचिव, जो ब्रिटेन की संसद में भारत का प्रतिनिधि होता था। तो भारत का जो प्रतिनिधि ब्रिटेन की संसद में बैठा हुआ है और जो रियल में भारत को चला रहा है गवर्नर, इन दोनों के बीच जो लेटरबाजी होती थी, जो भी कानून या जो भी साक्ष्य या जो नियम अधिनियम बनाए जाते थे ब्रिटेन की संसद द्वारा, वे सब इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी जो कि लंदन में है वहां पर रखे जाते थे। ध्यान से सुनना, गवर्नर जनरल व भारत सचिव के परस्पर एक दूसरे से लिखे हुए लेटर्स, सारे नियम अधिनियम या एक दूसरे को जो ये चीजें डॉक्यूमेंट्स के रूप में भेजते थे, उन सबको संवार कर सजा करके इस लाइब्रेरी में जो कि लंदन में यहां रखा गया है। तो यहां से भी हम भारत के और मध्य प्रदेश के इतिहास को पढ़ सकते हैं। तो ये पॉइंट्स याद रखना। आगे हम दो स्पेशल फैक्ट्स आपको बता देते हैं, फिर से इन पत्र पत्रिकाओं पर चलेंगे। आप देख रहे हैं झांसी की रानी यहाँ फोटो में लगी हुई है। झांसी की रानी का एक कोटेशन है जो एक एग्जाम में पूछा गया, तो मैंने अभी इसको सामने रख दिया। भोपाल के योद्धा अमर शहीद आजम फाजिल मोहम्मद खां, ये कौन है? आजम फाजिल मोहम्मद खां एक योद्धा रहे, स्वतंत्रता सेनानी रहे 1857 की क्रांति में। स्वतंत्रता सेनानी फाजिल मोहम्मद खां का बलिदान का समाचार जब झांसी की रानी को मिला तो उन्होंने भोपाल की जो सिकंदर बेगम है इनको चेतावनी देते हुए एक पत्र लिखा, जैसा कि मैं अपने उद्देश्य में सफल हो जाऊंगी, मेरी तलवार तुम्हारी अंग्रेज परस्ती और वफादारी की सजा तुम्हें अवश्य देगी। बहुत ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन पूछा है अभी एमपीपीएससी की एक संबद्ध एग्जाम में, है ना, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। झांसी की रानी झांसी में थी, झांसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश में जो भोपाल की रियासत थी उसमें शासन चलता था उस समय नवाबों का, और उस समय बेगम शासक हुआ करती थी। तो जो बेगम थी उनका नाम था सिकंदर बेगम। इन सिकंदर बेगम ने अंग्रेजों का सहयोग किया, और अंग्रेजों का सहयोग करके उन्होंने एक बहुत अच्छे स्वतंत्रता सेनानी फाजिल मोहम्मद खां को पकड़वा दिया। इससे रानी गुस्सा हो गई, झांसी की रानी, और झांसी की रानी ने गुस्सा होकर के इनको एक पत्र लिखा, और पत्र में लिखा कि जैसे ही मैं अपने उद्देश्यों में सफल हो जाऊंगी, मतलब 1857 की क्रांति में विजय प्राप्त कर लूंगी, मेरी तलवार तुम्हारे दो वफादारी और अंग्रेज परस्ती है इसकी सजा तुम्हें जरूर देगी। ऐसा एक लेटर लिखा गया, और ये लेटर जो है वो बहुत फेमस रहा अभी, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम की बातें बहुत ज्यादा हुई मध्य प्रदेश में, इसलिए ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट बनी, करंट अफेयर्स में आई और फिर एग्जाम में पूछ ली गई। ये पॉइंट याद रखना। मालवा में हुए सन 1857 के विद्रोह। अब देखो 1857 का विद्रोह तो कहां पे हुआ था? मालवा में भी हुआ था। विद्रोह की विस्तृत जानकारी होलकर दरबार, कहां से? होलकर दरबार में स्थित रियासत के वकील बजीर बेग, ये बजीर बेग नाम के पत्रों से मिलती है। इन पत्रों का प्रकाशन हो गया है जिसका संपादन डॉक्टर महाराज कुमार द्वारा किया गया। किसके द्वारा? डॉक्टर महाराज कुमार द्वारा किया गया। इन्हें अब मालवा के महान विद्रोहकालीन अभिलेख के नाम से लिखा गया है। सीधे तौर पर मैं समझाऊं कि मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ा रीजन है वो मालवा है। मालवा में 1857 की क्रांति के दौरान क्या क्या हुआ, इन सब बातों की जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो जो होलकर रियासत है उसके एक वकील हुआ करते थे वजीर बेग, क्या नाम था उनका? वजीर बेग। इन्होंने बहुत सारे लेटर्स में ये सारी जानकारी लिख रखी थी, जिनको अब वर्तमान में एक व्यक्ति है जिनका नाम है महाराज कुमार। क्या नाम है? महाराज कुमार। इन्होंने एक किताब का रूप दे दिया और किताब का नाम रखा गया है, ये याद रखना, मालवा के महान विद्रोहकालीन अभिलेख। इस किताब में आपको 1857 की क्रांति में मालवा में क्या योगदान रहा, क्या घटनाएं हुई, उन सब की जानकारी प्राप्त होगी। तो ये पॉइंट याद रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दो विशेष बातें मैंने आपको बता दी। अब हम आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश के वे प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र जिन्होंने आजादी में कुछ न कुछ योगदान दिया हो। देखो बहुत सारे हैं, लेकिन आजादी में योगदान देने वाले 20-25 में आपको बताने वाला हूं। तो मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र अब हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले विकोरिया सेवक नामक जो पत्रिका है वो जबलपुर से छापी जाती थी।
क्या क्या नाम है? विकोरिया सेवक। याद रखना, विकोरिया सेवक कहां से छापी गई? जबलपुर से। सरस्वती विलास कहां से छापी गई? नरसिंहपुर से। याद रखना, ये प्रकाशित होने वाले सारे समाचार पत्र आपके सामने रखे हुए हैं। सीपी न्यूज, सीपी क्योंकि मध्य प्रदेश का पुराना नाम सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार था, तो सीपी मतलब सेंट्रल प्रोविंसेस न्यूज के नाम से एक नागपुर से पत्र पत्रिका छपती थी, समाचार पत्र छपता था। 3 हमने पढ़ लिए। विक्टोरिया सेवक जबलपुर से, देखो विक्टोरिया रानी का महल कहां बना दिया हमने? जबलपुर में बना दिया। सरस्वती विलास नरसिंहपुर में बना दिया। सीपी न्यूज कहां है? नागपुर में है। इंडिपेंडेंट नाम का जो न्यूज़पेपर है वो मध्य प्रदेश में कहां से छपता था? नागपुर से छपता था। मेजा हितेशी या मजे हितेशी के नाम से राजनांदगांव से एक पत्रिका छपती थी। राजनांदगांव गजट भी राजनांदगांव से। गोरक्षक नागपुर से। याद रखना, गोरक्षक कहां से? नागपुर से। एक बहुत अच्छा समाचार पत्र है ये मध्य प्रदेश का, जिसने मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसका नाम है गोरक्षक। क्या नाम है? गोरक्षक। अभी किसी से पूछ लिया जाए, आएगा नहीं उसको कि गोरक्षक क्या है। देखो, जैसे हम भारत में 50 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, बहुत सारे अलग अलग न्यूज़पेपर के नाम पढ़ लेते हैं। सोजे वतन पढ़ते हैं, बागे दरा पढ़ते हैं, तराने हिंद पढ़ते हैं। तो ऐसे ही मध्य प्रदेश में बहुत सारे पत्र पत्रिका जिन्होंने मध्य प्रदेश के लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित किया, जगाया और उनको आंदोलन में ढकेला, मतलब प्रेरित किया कि जाओ तुम भी आंदोलन में भाग लो, तो वो पत्र पत्रिका महत्वपूर्ण है। विक्टोरिया सेवक जबलपुर से, सरस्वती विलास नरसिंहपुर से, सीपी न्यूज नागपुर से, इंडिपेंडेंट नागपुर से, मजे हितेशी राजनांदगांव से, गोरक्षक नागपुर से, तबलक उर्दू पत्र ये जबलपुर से, न्यायरन छिंदवाड़ा से, सुबोध सिंध खंडवा से। आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान जैसे स्वतंत्रता सेनानी या बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, तो सुबोध सिंध जो है वो खंडवा से छापा गया। छत्तीसगढ़ मित्र रायपुर से छापा गया। शुभ चिंतक जबलपुर से छापा गया। बरी टाइम्स जो है वो नागपुर से छापा गया। भोसले पत्र नागपुर से। भोसले पत्र को 1892 में बंद हो गया था। उसके बाद इसके स्थान पर देश सेवक पत्र नाम का, या इसी का नाम बदलकर जो है भोसले पत्र का नाम ही देश सेवक पत्र करके फिर से इसको छापा जाने लगा। आपको मैंने 10-12 न्यूज़पेपर्स बता दिए हैं, 10-12 और बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1904 में जब तक आते आते जबलपुर टाइम्स, याद रखना जबलपुर टाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट। हिंदुस्तान टाइम्स आज का भारत का है, वैसे ही अंग्रेजों के टाइम पे जबलपुर टाइम्स चलता था। तो जबलपुर टाइम्स जो है वो जबलपुर से, कर्म सेवक, प्रभात आदि पत्रों का जन्म हुआ। इस समय इस क्षेत्र से 16 छापाखाने हुआ करते थे। ये क्वेश्चन भी एमपीपीएससी पूछ चुकी है पहले 98 में कि आजादी के समय मध्य प्रदेश में या 1905 में मध्य प्रदेश में कितने छापाखानों से पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होते थे? तो 16 छापाखानों से होते थे। आगे बढ़ते हैं। 1908 में हिंद केसरी और हिंद ग्रंथमाला, हिंद केसरी और हिंद ग्रंथमाला। देखो हम ये पढ़ते हैं कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा 2 पेपर छापे गए थे, मराठा और केसरी। तो ये तो भारत की बात हो गई। मध्य प्रदेश में हिंद केसरी और हिंद ग्रंथमाला मासिक पत्र निकाले गए। 1908 में इन दोनों पत्रों पर राजद्रोह का आरोप लगाकर इनके प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो हमें मूल रूप से जबलपुर टाइम्स याद रखना है, कर्म सेवक, प्रभात याद रखना है, हिंद केसरी याद रखना है, हिंद ग्रंथमाला याद रखना है। मध्य प्रदेश में सन 1910 से 1920 या 1910 और 1920 की अवधि में अनेक पत्रों का प्रकाशन हुआ। अब उनके नाम याद रख लो। सीपी स्टैंडर्ड नाम का जो पत्र है वो कटनी से छापा गया। सफाई बरार अमरावती से छापा गया। सुमित नाम का जो पत्र है वो समाचार पत्र वर्धा से छापा गया। मित्र मंडल समाचार पत्र जो है वो सुहागपुर से छापा गया। पतित समाचार पत्र नागपुर से। भरत नाम का समाचार पत्र वर्धा से। धर्म प्रभा नाम का जो पत्र है वो खंडवा से। भारत नाम का जो समाचार पत्र है वो अमरावती से। और शारदा विनोद जो है वो जबलपुर से। इतने सारे पत्र पत्रिका हमारे यहाँ से छापे गए। एक बार आपको रीड कर लेना। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सारे के सारे रट्टा मारो, इनमें से
5 6 तो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे आपको जबलपुर टाइम्स याद रखना है, सीपी स्टैंडर्ड याद रखना है, सफाई बरार याद रखना है, ये भारत नाम का समाचार पत्र याद रखना है, धर्म प्रभा याद रखना है, शारदा विनोद नाम का जब पत्र याद रखना है, इधर की तरफ से विकोरिया समय याद रखना है, इंडिपेंडेंट याद रखना है, राजनांदगांव ये गोरक्षक नाम का जो पत्र है ये याद रखना है, सुबोध हिंद ये याद रखना है, छत्तीसगढ़ मित्र याद रखना है, शुभचिंतक याद रखना है, बरी टाइम्स याद रखना है। कम से कम इतने न्यूज़पेपर तो आपको रटने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे, तो ये न्यूज़पेपर्स याद कर लेना। आगे हम बढ़ते हैं, और 2-4 पत्र पत्रिका छापे गए जो उर्दू में थे, ये भी बात कर लेते हैं। भोपाल में 1868 में उर्दू के 6 साप्ताहिक और 3 मासिक पत्र निकलते थे, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण मैं आपको सामने रख रहा हूं। सन 1883-84 में अब्दुल करीम, ये व्यक्ति का नाम याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, अब्दुल करीम द्वारा अखबार शहादत नाम का एक न्यूज़पेपर छापा गया, और ये वर्ल्ड वाइड पूरे इंडिया में जाने वाला न्यूज़पेपर है और बहुत महत्वपूर्ण है। देखो 1883-84 में अब्दुल करीम द्वारा अखबार शहादत के नाम से इसका प्रकाशन किया गया। यह अखबार भोपाल से निकलता था। कुछ साल बाद अब्दुल करीम द्वारा होशंगाबाद से मोजे नर्मदा, क्या नाम से, मोजे नर्मदा नामक साप्ताहिक पत्र निकालने का आरंभ किया गया और यह बंद कर दिया गया। अ सर्वेंट ऑफ द कंट्री सोसाइटी, ये तो संस्थाएं हैं, सर्वेंट ऑफ कंट्री सोसाइटी, हिंद सभा और पत्रिका परिषद, ये 3 संस्थाएं मध्य प्रदेश में बनी जिन्होंने न्यूज़पेपर को बढ़ावा दिया। नाम याद रख लेना, अ सर्वेंट ऑफ अ कंट्री सोसाइटी, हिंद सभा और पत्रिका परिषद, इन तीनों ने मध्य प्रदेश में जो छापे जाने वाले पत्र पत्रिकाएं उनको और ज्यादा अच्छा प्रोत्साहन दिया। इस कारण से अबोध, सुबह वतन, प्रजा पुकार और प्रजा मित्र, ये 4 न्यूज़पेपर जो हैं वो 1920 से लेकर 1945 तक छापे गए भोपाल से, और इन चारों न्यूज़पेपर ने आग का काम किया लोगों को जगाने के लिए। चारों के चारों ही नाम याद रख लेना, अबोध नाम याद रखना है सबसे पहले, सुबह वतन याद रखना है, प्रजा पुकार याद रखना है और प्रजा मित्र याद रखना है। ये चारों ही न्यूज़पेपर भोपाल से प्रकाशित होते थे और चारों ने मध्य प्रदेश को जगाने का काम किया, मध्य प्रदेश के लोगों को आजादी की लड़ाई से जोड़ने का काम किया। आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ विशेष जो पत्र पत्रिका है उन पर फोकस कर लेते हैं। यहां मैं आपको छापने वाले के नाम भी बताने वाला हूं क्योंकि ये और ज्यादा महत्वपूर्ण है। आवाज नाम का एक जो न्यूज़पेपर था, ये साप्ताहिक था, ये 1933 में विट्ठल दास बजाज द्वारा छापा गया। किसके द्वारा? विट्ठल दास बजाज द्वारा। सुमन नाम का जो न्यूज़पेपर है वो 1933 में राजाराम शर्मा द्वारा छापा गया। विहंग नाम का जो न्यूज़पेपर है वो 1933 में राजाराम शर्मा द्वारा छापा गया। अब यहाँ 3 जो न्यूज़पेपर है 1933 के हैं। 1933 देखो 1932 में भारत की जो आजादी की लड़ाई है उसमें एक टर्निंग मोड़ आता है, गांधी जी इस लड़ाई से अलग हो जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश उभर करके सामने आने लगता है और उसकी जो मूल कारण रहे वो आवाज नाम का न्यूज़पेपर, सुमन नाम का न्यूज़पेपर और विहंग नाम का न्यूज़पेपर थे। ये तीनों न्यूज़पेपर ने सारी कमान संभाली और याद रखना आवाज किसने छापा था? विट्ठल दास बजाज ने। सुमन और विहंग दोनों को राजाराम शर्मा ने छापा था। प्रजा पुकार नाम का जो न्यूज़पेपर है वो 1934 में छापा जाने लगा ठाकुर लाल सिंह द्वारा। प्रजा मित्र नाम का जो न्यूज़पेपर है वो 1935 में लक्ष्मी नारायण सिंघल द्वारा छापा जाने लगा। ये सारे मध्य प्रदेश के जो न्यूज़पेपर है ना, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, भारत वाले न्यूज़पेपर नहीं बता रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही कुछ नाम याद रख लो। लाल नाम का एक न्यूज़पेपर मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा फेमस हुआ, रवि प्रताप सिंह द्वारा छापा गया। किसान नाम का न्यूज़पेपर जो है वो मास्टर लाल सिंह और रतन कुमार द्वारा छापा गया। साप्ताहिक दर्शन नाम का एक न्यूज़पेपर जो है वो ठाकुर लाल सिंह द्वारा छापा गया। साप्ताहिक भोपाल समाचार पत्र लक्ष्मी नारायण द्वारा और साप्ताहिक कांग्रेस समाचार पत्र जो है वो घनश्याम तोमर द्वारा छापा गया। ये महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर्स कुछ रहे जिन्होंने हमारे मध्य प्रदेश में भी आजादी की लड़ाई में लोगों को जोड़ने का या उनकी खबर लोगों तक पहुंचाने का काम किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपने पढ़ी। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ हम अंग्रेजों द्वारा जो साहित्य लिखा गया, अंग्रेजों द्वारा जो पत्र पत्रिका लेटर डायरियां जो लिखी गई उन पर फोकस करते हैं।
मध्य प्रदेश में जो अंग्रेज जिन्होंने शासन किया, अब भारत की बात नहीं कर रहे हैं, भारत की करेंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, केवल मध्य प्रदेश पे फोकस करते हैं। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट ये नाम का एक किताब है, ये ताराचंद ने लिखी है। किसने लिखी है? ताराचंद ने। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का इसमें विस्तृत वर्णन है और इसमें सबसे ज्यादा जो वर्णन है वो मध्य भारत अर्थात मध्य प्रदेश का है। अगली किताब है आरसी मजूमदार द्वारा लिखित हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ये किताब है और ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें भी मध्य प्रदेश के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो ये दो किताबें जो है वो मध्य प्रदेश पर फोकस करती हैं। अगला विलियम रसेल के महान ने किताब लिखी महान विद्रोह के स्मरण। क्या नाम है किताब का? विलियम रसेल, ये अंग्रेज व्यक्ति है। तो विलियम रसेल ने किताब लिखी महान विद्रोह के स्मरण, ये भी याद रख लेना। अंग्रेजों द्वारा लिखी गई किताबें हैं। कैंपबेल, आप जानते हैं ना, जो झांसी की रानी है उसने उसको हीरोज ने हराया था और उसी समय कैंपबेल जो शासक था उसने मध्य प्रदेश के बहुत सारे हिस्सों पर बहुत सारी छोटी छोटी रियासतों को 1857 की क्रांति में हराया था। तो कैंपबेल ने लिखा मेरे भारतीय जीवन स्मरण। जब वो जहाज में यहां से जा रहा था फिर से ब्रिटेन, तो उस दौरान उसने एक डायरी लिखी और उस डायरी में उसने क्या लिखा कि मैंने भारत में रहकर क्या क्या सीखा, क्या क्या मैंने देखा यहां, वो सब उसने एक किताब में लिख दिया जिसका नाम पड़ा मेरे भारतीय जीवन स्मरण। इसमें भी हमें मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम की बातें पता चलती है। लॉर्ड रॉबर्ट नाम के व्यक्ति ने भारत की 41 वर्ष या भारत में वो 41 वर्ष रहा, वहां उसने जो स्वतंत्रता की लड़ाई देखी उसका वर्णन किया। जनरल रील की डायरी, इसमें माई डायरी इन इंडिया नाम की जो बुक है वो छापी गई इसी से बाद में। और गुप्तचर थे हमारे भारत के केदारनाथ नानक, इन्होंने चंद की डायरी नाम की एक पुस्तक लिखी है। पुस्तक नहीं, वो खैर उनकी खुद की पर्सनल डायरी ही थी, यह बाद में एक किताब के रूप में बदली। तो यह अंग्रेजों द्वारा हमारे भारत में किए गए कुछ विशेष या ऐसे साक्ष्य थे या ऐसे स्त्रोत थे जिनसे हमको जानकारी मिलती है। तो 4-5 नाम याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, ये एक किताब का नाम है। ये क्या है? ये मैं कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं, ये एक किताब का नाम है जो अभी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा छापी गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, अब आपको इस पर ध्यान देना। मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, नाम क्या है किताब का? ये एक बुक है। क्या है ये? एक बुक। इसे मध्य प्रदेश भाषा संचालनालय द्वारा 1984 में प्रकाशित किया गया। ये क्या है? मैं बहुत अच्छी चीज दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनो। मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सैनिक ये किताब है जिसे मध्य प्रदेश भाषा संचालनालय द्वारा 1984 में प्रकाशित किया गया। यह 5 खंडों में है। इसमें मध्य प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक में इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, सागर, भोपाल संभाग के साथ साथ 34 जिलों के लगभग 6000 स्वतंत्रता सेनानी, कितने? 6000 स्वतंत्रता सेनानियों का परिचय दिया हुआ है। अब आप सोचो कि हम तो जब मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ते हैं या मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ते हैं तो वहां केवल 5 से 10 लोग इंपॉर्टेंट पर फोकस कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने एक किताब छापी जिसमें उसने 6000 स्वतंत्रता सेनानी जो मध्य प्रदेश के हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश में अपना बलिदान दिया, वह मध्य प्रदेश को आजाद कराने के लिए अपना बलिदान दिया, उनके योगदान को सराहा गया, उनकी डिटेल दी गई है। इनमें से हम 20-25 कम से कम पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मध्य प्रांत और बरार के शिलालेख, ये एक पुस्तक का नाम है। अब मैं आपको किताबें बता रहा हूं। बहुत सारी किताबें ऐसी होती हैं जो कि उस समय की, बहुत सारी बुक ऐसी होती हैं जो उस समय की किसी न किसी विशेष घटना का वर्णन करती है, घटना का वर्णन करती है। तो ऐसे ही जो मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन रहा उसका वर्णन करने या उससे जुड़ी हुई बातें करने के लिए, जुड़ी हुई बातें करने वाली अनेक पुस्तकें हैं जिन पर अभी हम फोकस करने वाले हैं। पहली है मध्य प्रांत और बरार के शिलालेख, ये किताब का नाम है। क्या है ये एक बुक है, मध्य प्रदेश और बरार के शिलालेख। यह 1914 में प्रकाशित हुई। इसके रचयिता राय बहादुर हीरालाल है। क्या नाम है इनका? राय बहादुर हीरालाल। इससे संबंधित अंचल के ऐतिहासिक की जानकारी प्राप्त होती है, मतलब मध्य प्रदेश के इतिहास की जानकारी यहां से प्राप्त होती है। अगली किताब है ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोविंसेस, जो जनजातियों ने लड़ाई लड़ने में योगदान दिया। पहले तो जनजातियों का परिचय है, तो यहां से जनजातियों की जानकारी भी मिलती है।
तो जनजातियों ने जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया उसकी भी जानकारी इस किताब से मिलती है। इस किताब को भी राय बहादुर द्वारा ही लिखा गया, रसेल और हीलालाल ने लिखा हुआ है। राय बहादुर द्वारा लिखी पुस्तक है जो जनजातियों और उपजातियों का वर्णन करती है। यह 4 खंडों में है और इसका प्रकाशन 1916 में किया गया। तो 2 किताबें हमने देखी, मध्य प्रांत और बरार के शिलालेख, ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ द सेंट्रल इंडिया। अगली किताब है मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता संग्राम। अभी तक हमने ध्यान ही नहीं दिया था कि भाई हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम को, 1857 की क्रांति को किसने क्या कह दिया, इन सब बातों को तो पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में भी ये सब किताबें लिखी गई, तो वो हम आज फोकस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता संग्राम, ये एक बुक है। ये क्या है? एक बुक है, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, भोपाल। यहां राम मोहन सिंह द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? राम मोहन सिंह द्वारा लिखी गई है। मध्य प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास, ये भी एक किताब है, ये भी एक बुक है जिसे द्वारका प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया। अब द्वारका प्रसाद मिश्र राष्ट्रीय स्तर के लेखक है, इसलिए आप इनको जानते होंगे, इनकी किताब भी जानते होंगे। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, ये किताब लिखी द्वारका प्रसाद मिश्र ने, और ये महत्वपूर्ण किताब है जिससे मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन की जानकारी हमें प्राप्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें कुछ और किताबों के नाम याद रखने हैं। भोपाल पास्ट एंड प्रेजेंट एक किताब है। ये क्या है, हमने क्या बता रहा हूं अभी आपको, बहुत सारी बुक बता रहा हूं जिसमें एक किताब है भोपाल पास्ट एंड प्रेजेंट। ये किताब लिखी है अली सैयद ने। किसने लिखी है? अशफाक अली सैयद। इसको याद कर लो, AAS। इसने लिखी भोपाल पास्ट एंड प्रेजेंट। तो देखो हमें फ्यूचर में कुछ ना कुछ अच्छा होगा इसकी आस होती है ना, तो ये आस लिखा हुआ है। अशफाक अली सैयद, इन्होंने ये किताब लिखी भोपाल पास्ट एंड प्रेजेंट। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू, क्या किताब का नाम है? इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। ये किताब है 1969 में लिखी गई दुर्गादास द्वारा, ये भी महत्वपूर्ण किताब है। मालवा के युगांतर नवाब, ये एक किताब है जिसमें बेगमों का भी वर्णन है और इसे रघुवीर द्वारा लिखा गया है। जहां बेगम, इस किताब में जो मूल बात है वो जहां बेगम पर फोकस करती है। 1876 में इसे रघुवीर सिंह द्वारा लिखा गया। नवाब शहजाद बेगम या नवाब शहजाद बेगम का वर्णन करने के लिए किताब लिखी गई हयात मोहम्मद खान, या हयात मोहम्मद खान नाम आ गया, हयात शाहजहानी द्वारा ये 1876 में लिखी गई। मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ये ताजुल इकबाल द्वारा लिखी गई। ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है जिस पर मैं स्टार लगा रहा हूं, वो आप अच्छे से याद कर लेना। ये किताबें पूछी जा सकती हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ये किताब लिखी ताजुल इकबाल ने, और ये एक महत्वपूर्ण किताब है, याद रखेंगे। स्वतंत्रता संग्राम स्वाधीनता संग्राम सेनानी, ये ठाकुर भूपति द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण किताब है, और ये भी सब लोगों को अच्छे से याद रखनी है। और आगे बढ़ते हैं, बस थोड़ी सी किताबें और हैं जिनको हम एक बार रीड कर लें, तो कम से कम रीड करने से आपकी कुछ मेमोरी में तो रहेगा। अगला बात है मध्य भारत का इतिहास, ये भी एक किताब है, इसे हरिप्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया। नरसिंहगढ़ राज्य की स्थापना एवं कुंवर चैन सिंह की शौर्य गाथा प्रेम नारायण सक्सेना द्वारा लिखित ग्रंथ है। ये किताब का नाम है इतना बड़ा, नरसिंहगढ़ राज्य की स्थापना, ये किताब है। इसमें कुंवर चैन सिंह ने कैसे अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया और कैसे कैसे उन्होंने विभिन्न चरणों में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, उन सब का वर्णन है। किताब का नाम है नरसिंहगढ़ राज्य की स्थापना। तो नरसिंहगढ़ राज्य की सारी जो घटनाएं होती है उनका सबका वर्णन इस किताब में लिखा गया है, और इसके लेखक है प्रेम नारायण। स्वाधीनता संग्राम का इतिहास और भोपाल राज्य, ये एक स्पेशल किताब है, इसे भी स्टार लगा लें। इसके लेखक है श्री श्याम सुंदर। इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी है जिसमें भोपाल ने कैसे भूमिका निभाई स्वतंत्रता संग्राम में, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव के रूप में इन्होंने वर्णित किया है। मेमोरीज ऑफ सेंट्रल इंडिया, ये एक और महत्वपूर्ण किताब है, इसे जॉन मेलकम द्वारा लिखा गया है क्योंकि अंग्रेजी कृति है।
और बहुत ज्यादा इसके स्रोत या इसे आधार बनाया जाता है बहुत सारी घटनाओं का, इसलिए ये भी एक महत्वपूर्ण किताब है, याद रखना। मेमोरीज ऑफ सेंट्रल इंडिया किसकी किताब है? सर जॉन मेलकम की। भारत का स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, ये किताब याद रखना ताराचंद ने लिखी है, ये हम पहले भी बता चुके हैं आपको। आगे बढ़ते हैं, कुछ और छोटी सी 5-6 किताबें याद रख लो, बस ये पॉइंट खत्म करने वाला हूं। जंग ए आजादी में जबलपुर, ये किताब है जंग ए आजादी में जबलपुर। ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है डॉक्टर भानु प्रताप राय ने। मंडला के दस्तावेज, ये भी एक किताब है जिसमें बहुत वर्णन है कि मंडला ने कैसे 1857 की क्रांति में भाग लिया, उसको सुरेंद्र मिश्रा ने लिखा है। इसमें मध्य प्रदेश स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित पत्रों और आदेशों का संकलन किया गया है। मध्य भारत का विद्रोह, इसमें इसे बी.एन. लूनिया ने लिखा हुआ है। किसने लिखा हुआ है? बी.एन. लूनिया ने लिखा हुआ है। और इसमें मध्य भारत ने कैसे विद्रोह में सामना किया अंग्रेजों का, उसका वर्णन है। स्वाधीनता आंदोलन में मध्य प्रांत में महिलाएं, बहुत ही महत्वपूर्ण स्पेशल किताब है। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम में किन किन महिलाओं ने भूमिका निभाई, उन सब का वर्णन मिलता है आपको स्वाधीनता आंदोलन में मध्य प्रांत की महिलाएं। डॉक्टर शालिनी सक्सेना की बुक है, ये किताब है जिसे डॉक्टर शालिनी सक्सेना ने लिखा है और महत्वपूर्ण किताब है। जंग ए आजादी में भोपाल, ये देखिए जंग ए आजादी में जबलपुर और जंग ए आजादी में भोपाल, इसे खान शाकिर ने लिखा है, खान शाकिर अली खान ने लिखा, और ये भी एक महत्वपूर्ण किताब है। तो ये जो जहां मैं स्टार लगा रहा हूं वो हमें स्पेशली याद करनी है। देखो, क्योंकि बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं और किताबें मुझे इस लेक्चर में पढ़ानी थी, इसलिए मैंने आपको याद कुछ भी नहीं कराया है। हो सकता है कि अभी आपका मन कर रहा हो कि सर कितनी सारी किताबें और कितनी सारी पत्र पत्रिकाएं पढ़ा दी। देखो मेरे भाई, एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, आज मैंने पढ़ा दी, अभी भी आपके पास समय है कि आप इन्हें एक पेपर पर नोट डाउन करो। नोट डाउन करोगे तो 20-25 फैक्ट से ज्यादा नहीं निकलेगा इस पूरे लेक्चर में। 10 किताबें निकलेगी और 10 पत्र पत्रिकाएं निकलेंगी और वो आप याद कर सकते हो। अगर ये हो जाता कि मैं इस टॉपिक को आज आपको नहीं पढ़ाता और एग्जाम हो जाने के बाद इनमें से एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता, मान लो पूछ लेते कि जंग आजादी जबलपुर, जंग आजादी में जबलपुर ये पुस्तक के लेखक कौन है, और आप नहीं पढ़े होते कि भानु प्रताप राय है, तो ये एक छोटा सा प्रश्न आपके सिलेक्शन होने से ना होने तक की जो डिस्टेंस है उसे बना देता। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ रहा है, देखो मैं खुद एमपीपीएससी सिलेक्टेड हूं, मुझे पता है कि कहां से एग्जामिनर क्वेश्चन उठा सकता है। ये जो दौर चल रहा है इसमें मध्य प्रदेश का उस एग्जाम में 50% हिस्सा रहेगा, मतलब पूरी एग्जाम में जो 50% क्वेश्चन रहेंगे वो केवल और केवल मध्य प्रदेश से पूछे जाएंगे। ये कान खोलकर हर एक व्यक्ति अपने दिमाग में भर ले कि 100 नंबर के पेपर में से 50 से 55 प्रश्न केवल और केवल मध्य प्रदेश से पूछे जाएंगे। और जब मध्य प्रदेश से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे तो मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन, मध्य प्रदेश के इतिहास, मध्य प्रदेश की संस्कृति, मध्य प्रदेश के साहित्य और मध्य प्रदेश की जियोग्राफी, इन पांचों ही बातों को फोकस किया जाएगा। और उसमें कहीं गलती से भी एक प्रश्न हमारे सिलेक्शन को ना रोके, इसलिए मैं इतना डीप जा रहा हूं। आज से हमने मध्य प्रदेश को शुरू किया है, आज से एक और लेक्चर सीरीज शुरू होगी जिसमें हम मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, लेकिन इसमें हम मध्य प्रदेश के इतिहास और संस्कृति और कला पर फोकस करने वाले हैं। दूसरी यूनिट का पूरा सिलेबस हम क्रमबद्ध तरीके से फोकस करेंगे। चलिए 5-6 किताबें और बता देता हूं इस खुशी खुशी में। बुंदेला रिबेलियन, ये किताब किसने लिखी है? जयप्रकाश मिश्र ने लिखी है। 1857 द ग्रेट रिबेलियन, ये अशोक मेहता की किताब। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये जो मैं अभी बता रहा हूं ना अशोक मेहता, ये क्वेश्चन तो पूछा जा चुका है। 1857 द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता की किताब बार बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, यूपीएससी इसको बार बार पूछ लेता है। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन सेंट्रल इंडिया मालवा, ये किताब लिखी के.एल. श्रीवास्तव ने। किसने लिखी है? के.एल. श्रीवास्तव ने। तो ये भी महत्वपूर्ण है। सन 1857 जबलपुर डिस्ट्रिक्ट, ये आर.एम. सिन्हा ने लिखी है। और विंध्य क्षेत्र का इतिहास, ये डॉक्टर राधे शरण ने लिखी हुई है। तो ये 5, 7, 10 किताबें आप याद रख लो। 5-4 और बता रहा हूं। मध्य प्रदेश के गौंड राजा, ये किसने लिखा? सुरेश मिश्रा ने लिखा। मुक्ति संग्राम, अयोध्या सिंह ने लिखा। अब इस क्वेश्चन को आप समझो कैसे पूछा। जो 1857 की क्रांति उसे किसने मुक्ति संग्राम की संज्ञा दी?
ये अयोध्या सिंह ने किताब लिखी थी मुक्ति संग्राम स्वतंत्रता या मुक्ति संग्राम लिखा और इसी से संज्ञा पूछ ली और इसी से एक प्रश्न बना दिया गया। कितनी खतरनाक बात है, हमें नहीं आती थी तो आज याद हो जाए। आधुनिक भारत लिखा है सुमित सरकार ने। मध्य प्रदेश और गांधी जी, ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है, बार बार पूछी जा सकती है। 2-3 बार ऑनलाइन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखने को मिला। मध्य प्रदेश और गांधी जी नाम की किताब किसने लिखी? सुमित सरकार ने। शुक्ल अभिनंदन ग्रंथ, ये भी सुमित सरकार ने लिखा। मध्य प्रदेश के पूर्वांचल डिंडोरी जिले के संदर्भ में ये अमर सिंह उदात्ते ने लिखा। और मध्य प्रदेश प्रांत मरीचिका, यह पुस्तक 1927 में प्रकाशित हुई और इसके लेखक प्रयाग दत्त शुक्ल थे। ये भी महत्वपूर्ण किताब है। तो ऐसे हमने मध्य प्रदेश के इतिहास की शुरुआत की है, जिसमें हमने कम से कम 15 पत्रिका या समाचार पत्रों के नाम याद रखने हैं। वहां हमें ये याद रखना है कि किस जिले से छपा। ये जो किताबें मैंने बताई इसमें याद रखना है कि इसे किसने लिखा। देखो न्यूज़पेपर में पूछा जाता है ये कहां से छापा गया या किस साल में छापा गया, और किताब में पूछा जाता है कि इसके लेखक कौन है। तो ये दोनों पॉइंट आज हमने कवर किए। कल से हम मध्य प्रदेश के इतिहास में और नई बातें पढ़ना शुरू करेंगे। अगर ये लेक्चर सीरीज आप सब लोगों को अच्छी लगी तो मुझे आप लोगों का मोटिवेशन चाहिए, या आप सबसे पहले काम करेंगे कमेंट करके बताएंगे कि ये लेक्चर श्रृंखला आपको कैसी लगी है, ये पहला लेक्चर आपको कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे मोटिवेट करेंगे दूसरा लेक्चर बनाने के लिए। मैं इतना ही विशेष दूसरा लेक्चर या इसी तरीके से मध्य प्रदेश के इतिहास को भी बहुत ज्यादा डीप जाकर के पढ़ाने की कोशिश करूंगा, जितना हमारी एग्जाम एक भी प्रश्न ना छूट पाए या हमारा एक भी प्रश्न ना छूटे। एक विशेष रूप से आपसे एक बात और शेयर करनी है। मैं इस लेक्चर श्रृंखला जो मध्य प्रदेश का इतिहास है इसमें जितनी अपनी तरफ से ताकत लगा सकूं उतनी लगाने की कोशिश करूंगा। आप सब लोगों को महत्वपूर्ण फैक्ट्स, एक भी ऐसा फैक्ट जो हमसे ना छूटे वो हम सब कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बशर्त है कि आपको इसे शेयर जरूर करना होगा, क्योंकि इसके जो व्यूज होंगे वही डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर बनाया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या हम जो एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं उसी के रूप में इसको कवर कर लिया जाए। अगर ये उतना ज्यादा लोगों को सहायक सिद्ध नहीं होगा तो फिर हम दूसरी यूनिट के केवल एमसीक्यूज ही सॉल्व करेंगे। अगर ये सहायक सिद्ध हुआ तो पहले मूल डाटा पढ़ेंगे और फिर इससे रिलेटेड एमसीक्यूज हम बनाना शुरू करेंगे। चलिए, विशेष रूप से सभी को धन्यवाद। थैंक यू।